Dear student of class 10, Life Science Chapter 1, टॉपिक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, सजीवों में नियंत्रण और समन्वय के पार्ट 3 में हम लोग आज सीखेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, मस्तिष्क और रीढ़ रज्जु के बारे में। साथ में सीखेंगे रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क के बारे में, प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप के बारे में। तो हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसे सीएनएस भी कहते हैं। यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है क्योंकि शरीर के मध्य भाग में स्थित है और हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बना है स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ रज्जु से, और स्पाइनल कॉर्ड का ऊपरी सिरा फूला हुआ है जिसे मस्तिष्क या ब्रेन कहते हैं। अब ब्रेन क्या है, मस्तिष्क क्या है? तो ब्रेन हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का भाग है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के निचले खोखली नली के समान रचना को हम लोग रीढ़ रज्जु या स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, और इस खोखली नली या रीढ़ रज्जु का ऊपरी भाग फूला हुआ रहता है जिसे हम लोग ब्रेन या मस्तिष्क कहते हैं। और मस्तिष्क हमारा मास्टर ऑर्गन है, मास्टर अंग है। इसे मास्टर अंग कहते हैं क्योंकि यह शरीर के अन्य अंगों के कार्यों को नियंत्रित करता है। साथ में ब्रेन हमारी बुद्धि, कल्पना, ज्ञान का केंद्र है, तर्क का केंद्र है। इसके अलावा यह हमें स्पर्श, पीड़ा, दबाव का भी अनुभव कराता है। अब हम लोग देख लें फंक्शन ऑफ ब्रेन, मस्तिष्क के क्या कार्य हैं। तो मस्तिष्क हमारे शरीर में होने वाले सभी ऐच्छिक कार्यों को नियंत्रित करता है, वॉलंटरी कार्यों को नियंत्रित करता है, अर्थात जो कार्य हमारी इच्छा पर निर्भर करता है, जैसे पढ़ाई सीखना, साइकिल चलाना सीखना, यह सब ऐच्छिक कार्य हैं जिसमें सोचने और समझने की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे ऐच्छिक कार्यों को नियंत्रित करता है ब्रेन। इसके अलावा ब्रेन हमारी बुद्धि, कल्पना, ज्ञान, तर्क का भी केंद्र है। ब्रेन हमें स्पर्श, पीड़ा, ताप, दबाव का भी अनुभव कराता है। यह हमारे शरीर को संतुलित रखता है। यह हमारे शरीर के तापमान को भी नियंत्रित रखता है। साथ में अनैच्छिक अंग, अर्थात जो अंग अनैच्छिक पेशियों से बना होता है, जिसका संकुचन और प्रसारण हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं करता, जैसे हार्ट है, लंग है, किडनी है, हृदय, फेफड़ा, किडनी, इन अनैच्छिक अंगों के कार्यों को भी ब्रेन नियंत्रित करता है। नेक्स्ट फंक्शन है ब्रेन का, यह बायोलॉजिकल क्लॉक या सर्केडियन साइकिल या 24 घंटे के चक्र को शरीर में नियंत्रित करता है। दिन और रात के चक्र को नियंत्रित करता है। यह मनुष्य के व्यवहार को भी नियंत्रित करता है और शरीर में जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथि है जिससे हार्मोन निकलता है उसके स्राव को भी नियंत्रित करता है। यह हमारी दृष्टि, श्रवण, स्वाद इत्यादि को भी नियंत्रित करता है। जैसे स्वाद को कैसे नियंत्रित करता है, तो जीभ के टेस्ट बड या स्वाद कलिका से स्वाद तंत्रिका जुड़ी रहती है, जो स्वाद की अनुभूति को मस्तिष्क में भेजती है। मस्तिष्क उस स्वाद का एनालिसिस करता है और बताता है जो चीज़ खाए हैं उसका स्वाद मीठा, नमकीन, खट्टा या कड़वा है या तीता है। तो जीभ पर 4 प्रकार के स्वाद कलिका होती है, टेस्ट बड होते हैं, जो हमें 4 प्रकार के स्वाद की जानकारी कराते हैं: स्वीट, सॉर, सॉल्टी एंड बीटर, मीठा, नमकीन, तीता, कड़वा। अब हम लोग देख लें पोजीशन ऑफ ब्रेन, हमारा ब्रेन कहाँ स्थित है। तो हमारा ब्रेन खोपड़ी यानी स्कल में हड्डी का बना हुआ, अस्थि का बना हुआ बक्सा है जिसे ब्रेन बॉक्स या क्रेनियम कहते हैं। उसके अंदर हमारा ब्रेन पाया जाता है। यह स्कल में खोपड़ी का जो बना बक्सा है, ब्रेन बॉक्स, ये हमारे ब्रेन को सुरक्षित रखता है, भारी आघातों से बचाता है। एक हेल्दी एडल्ट मैन में ब्रेन का वजन, यह एक स्वस्थ मनुष्य के ब्रेन का वजन या वेट कितना होता है, इसका वजन होता है 1 किलोग्राम 350 ग्राम। और ब्रेन बॉक्स के अंदर तो सुरक्षित है ही, इसके अलावा ब्रेन को सुरक्षित रखता है ब्रेन के चारों तरफ पाए जाने वाला आवरण, जिसे मेनिंजेस कहते हैं। और यह आवरण ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों को ढककर रखता है। और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जो आवरण है मेनिंजेस, यह 3 आवरण से मिलकर के बना होता है। इसमें 3 परत होते हैं। सबसे बाहर जो कड़ा परत होता है उसे डूरामेटर कहते हैं। मेनिंजेस के सबसे भीतरी आवरण को हम लोग पायामेटर कहते हैं।
और डूरामेटर और पायामेटर के बीच के जो आवरण है उसे आर्केनॉइड मैटर कहते हैं। तो मेनिंजेस में 3 लेयर है, बाहरी डूरामेटर, भीतरी पतला पायामेटर और बीच वाला आर्केनॉइड मैटर। और पायामेटर और आर्केनॉइड मैटर के बीच में खाली जगह पाया जाता है जिसे सब आर्केनॉइड स्थान कहते हैं, जिसमें CSF या सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा रहता है। तो हम लोग देखिए मेनिंजेस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को का आवरण है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को ढककर रखता है और उसे बाहरी आघातों से बचाता है ब्रेन बॉक्स के अलावे। और यह मेनिंजेस 3 लेयर या 3 आवरण से बना हुआ है। सबसे बाहर कड़ा आवरण जो है मस्तिष्क का, जो मस्तिष्क को एक निश्चित आकार देता है तथा मस्तिष्क को बाहरी आघातों से भी बचाता है। सबसे भीतरी पतला आवरण मेनिंजेस का, जिसे हम पायामेटर कहते हैं, और मध्य वाला आवरण मेनिंजेस में जो उपस्थित है उसे आर्केनॉइड मैटर कहते हैं। और पायामेटर तथा आर्केनॉइड के बीच के जगह को सब आर्केनॉइड स्थान या सब आर्केनॉइड स्पेस कहते हैं, जिसमें सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड या CSF द्रव भरा रहता है। अब हम लोग देख लें सेरिब्रोस्पाइनल द्रव क्या है, कहाँ पाया जाता है। तो सेरिब्रोस्पाइनल द्रव ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, मस्तिष्क और रीढ़ रज्जु दोनों में पाया जाता है। मस्तिष्क में कहाँ पाया जाता है, तो मस्तिष्क में मेनिंजेस आवरण है। मेनिंजेस आवरण 3 लेयर से बना होता है, ड्यूरामेटर, पायामेटर और आर्केनॉइड मैटर। तो सबसे भीतरी आवरण पायामेटर और बीच वाले आवरण आर्केनॉइड मैटर के बीच में सब आर्केनॉइड स्पेस है या सब आर्केनॉइड स्थान है। उस स्थान पे CSF या सेरिब्रोस्पाइनल द्रव भरा रहता है और यह आवरण के बीच में गद्दे का काम करता है जो मस्तिष्क को बाहरी आघातों से बचाता है। इसके अलावा सेरिब्रोस्पाइनल द्रव मस्तिष्क के खाली जगह में पाया जाता है, जिसे मस्तिष्क का निलय या वेंट्रिकल कहते हैं। और मस्तिष्क में 4 निलय या प्रकोष्ठ पाए जाते हैं जहाँ पर CSF द्रव भरा रहता है। और रीढ़ रज्जु में कहाँ पाया जाता है सेरिब्रोस्पाइनल द्रव, तो रीढ़ रज्जु के मध्य में सेंट्रल कैनाल या न्यूरो कैनाल है, उसके अंदर भी CSF या सेरिब्रोस्पाइनल द्रव भरा रहता है। इसके अलावा रीढ़ रज्जु का भी आवरण है जिसे मेनिंजेस कहते हैं। और रीढ़ रज्जु में भी मेनिंजेस 3 आवरण से बना होता है। सबसे बाहरी डूरामेटर, सबसे भीतरी पतला आवरण पायामेटर और बीच वाला आर्केनॉइड मैटर। तो इसमें भी पायामेटर भीतरी आवरण और मध्य वाले आवरण आर्केनॉइड मैटर के बीच में सब आर्केनॉइड स्थान है और इस सब आर्केनॉइड स्थान पे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा रहता है। तो कहाँ पाया जाता है सेरिब्रोस्पाइनल द्रव, उसको सीखने के बाद सेरिब्रोस्पाइनल द्रव क्या करता है, तो आवरण के बीच में गद्दे का निर्माण करता है जो मस्तिष्क को बाहरी आघातों से बचाता है। और इसके अलावा ये मस्तिष्क तथा रीढ़ रज्जु को पोषण देता है। तो CSF का कार्य या सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का कार्य है, यह सुरक्षात्मक आवरण के बीच में गद्दे का निर्माण करता है जो ब्रेन को बाहरी आघात से बचाता है और ब्रेन और रीढ़ रज्जु को पोषण देता है। तो ब्रेन को पोषण रक्त क्यों नहीं पहुंचाता? डायरेक्ट रक्त भी तो ब्रेन को पोषण दे सकता है, किंतु ब्रेन को पोषण सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड देता है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड परिवर्तित ऊतक द्रव है जो रक्त से ही बना है और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ही ब्रेन तक पहुंच पाता है, रक्त ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि ब्रेन और रक्त के बीच में ब्रेन ब्लड बैरियर है। मस्तिष्क और रक्त बाधा है जिससे मस्तिष्क में रक्त नहीं पहुंच सकता, क्योंकि रक्त में बहुत सारे हानिकारक जीवाणु हो सकते हैं जो मस्तिष्क में पहुंचकर विभिन्न तरह की बीमारियां पैदा कर सकते हैं। तो ब्रेन और ब्लड के बीच में ब्रेन ब्लड बैरियर पाया जाता है, किंतु CSF द्रव जो ब्लड से बना है, परिवर्तित ऊतक द्रव है, वो ब्रेन तक सीधे पहुंच जाता है और उसमें कोई हानिकारक जीवाणु नहीं पाए जाते हैं और ये ब्रेन में पहुंचकर ब्रेन को पोषण देता है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे ब्रेन का स्ट्रक्चर डिटेल में। मनुष्य का मस्तिष्क बहुत ही जटिल रचना है। इसे मास्टर ऑर्गन भी कहते हैं क्योंकि यह शरीर के अन्य अंगों के कार्यों को नियंत्रित करता है और शरीर की सभी तंत्रिका इस मस्तिष्क से जुड़ी रहती है। तो जटिल रचना होने के कारण और अध्ययन की सुविधा के लिए मनुष्य के मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है अग्र मस्तिष्क या फोर ब्रेन। यह सबसे मस्तिष्क का बड़ा भाग होता है। उसके बाद है मस्तिष्क का दूसरा भाग जिसे मध्य मस्तिष्क या मिड ब्रेन कहते हैं, और
तीसरा भाग है मस्तिष्क का, जिसे पश्च मस्तिष्क या हिंड ब्रेन कहते हैं। अग्र मस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है और सबसे छोटा मस्तिष्क होता है मध्य मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क जो होता है मस्तिष्क का, यह अग्र मस्तिष्क से छोटा होता है किंतु मध्य मस्तिष्क से बड़ा होता है। अग्र मस्तिष्क मस्तिष्क का बहुत बड़ा भाग है, इसलिए इसे दो भागों में बांटा गया है, टेलेनसेफेलॉन और डायनसेफेलॉन। टेलेनसेफेलॉन अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है और इसमें भी मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम पाया जाता है। और सेरिब्रम का निर्माण होता है कॉर्टेक्स से, मेडुला से, सल्कस से, गायरस से। इसके अलावा सेरिब्रम में 2 अर्धगोलक पाए जाते हैं, प्रत्येक अर्धगोलक में 5-5 पिंड पाए जाते हैं और दोनों अर्धगोलक कॉर्पस कैलोसम से जुड़ा रहता है। इसको हम लोग यहाँ समझेंगे। इसके बाद अग्र मस्तिष्क का दूसरा भाग है डायनसेफेलॉन, जो सेरिब्रम के नीचे स्थित रहता है। और डायनसेफेलॉन 4 भागों से बना है, थैलमस, इपीथैलमस, इपी मतलब होता है ऊपर, थैलमस के ऊपर वाला भाग, हाइपोथैलमस, हाइपो मतलब नीचे, थैलमस के नीचे वाला भाग, मेटाथैलमस, मेटा मतलब पीछे, थैलमस के पीछे वाला भाग। मध्य मस्तिष्क सबसे छोटा होता है। यह और अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के बीच में पाया जाता है और इसका निर्माण सिर्फ 4 फूली हुई तंत्रिकाओं से होता है, जिन्हें कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। ऊपर की तरफ जो 2 फूली तंत्रिका होती है, जिसे सुपीरियर कैलिकुली कहते हैं, और यह दृष्टि को नियंत्रित करती है। और नीचे की तरफ जो 2 फूली हुई तंत्रिका है, उसे इन्फीरियर कैलिकुली कहते हैं, जो श्रवण को नियंत्रित करती है और शरीर का संतुलन भी बनाती है। और पश्च मस्तिष्क या हिंड ब्रेन जो है, यह मस्तिष्क मध्य मस्तिष्क के पीछे पाया जाता है और यह अग्र मस्तिष्क से छोटा और मध्य मस्तिष्क से बड़ा होता है। इसलिए पश्च मस्तिष्क को भी अध्ययन की सुविधा के लिए 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है माइलिनसेफेलॉन, दूसरा भाग है मेटासेफेलॉन। मेटासेफेलॉन में मेटा मतलब होता है पीछे, तो पश्च मस्तिष्क में पीछे की तरफ 2 रचना पाई जाती है, जिसे कहते हैं सेरिबेलम और पोन्स। और दूसरा भाग है माइलिनसेफेलॉन, जिसमें पाया जाता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो अब हम लोग मस्तिष्क की रचना को थोड़ा इस फिगर के द्वारा समझ लेते हैं। यह है मनुष्य का मस्तिष्क की रचना, मैंने ड्रॉ किया है, अच्छा नहीं है मगर फिर भी समझाने के लिए। मनुष्य के मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। ये पूरा भाग मनुष्य का अग्र मस्तिष्क, यहाँ तक अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है और इसलिए अग्र मस्तिष्क को भी 2 भागों में बांटा गया है। ये जो भाग देख रहे हैं, ये है टेलेनसेफेलॉन और टेलेनसेफेलॉन के नीचे ट्रायंगुलर जैसी रचना, जिसे कहते हैं डायनसेफेलॉन। टेलेनसेफेलॉन क्या है? यह अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है और इसमें भी सबसे बड़ी रचना पाई जाती है मस्तिष्क की, जिसे कहते हैं सेरिब्रम। सेरिब्रम पूरे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। इसे बड़ा भाग क्यों कहते हैं? क्योंकि सेरिब्रम का क्षेत्रफल मस्तिष्क के क्षेत्रफल से 3 गुना अधिक होता है। यह सेरिब्रम का क्षेत्रफल मस्तिष्क के क्षेत्रफल से 3 गुना अधिक है, इसलिए मस्तिष्क में ये कुंडलित अवस्था में पाया जाता है और कहा जाता है जिसका सेरिब्रम जितना ज़्यादा कुंडलित होता है वह उतना ही अधिक बुद्धिमान होता है। इसके बाद ये सेरिब्रम कुंडलित होने के कारण सेरिब्रम में कहीं पर उभार जैसी रचना है, कहीं पर गड्ढे जैसी रचना है। तो सेरिब्रम में उपस्थित उभार जैसी रचना को गायरस कहते हैं और गड्ढे जैसी रचना को सल्कस कहते हैं। तो सेरिब्रम क्या है? अग्र मस्तिष्क के टेलेनसेफेलॉन का सबसे बड़ा भाग या मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग। इसका क्षेत्रफल मस्तिष्क के क्षेत्रफल से 3 गुना अधिक और यह मस्तिष्क में बहुत ही अधिक कुंडलित अवस्था में है। अब हम लोग देख लें सेरिब्रम में क्या क्या रचना पाई जाती है। तो सेरिब्रम के बाहरी भाग को हम लोग बोलते हैं कॉर्टेक्स और इसके अंदर भरा रहता है ग्रे मैटर और पूरे सेरिब्रम के भीतरी भाग को हम लोग कहते हैं मेडुला, जिसके अंदर भरा रहता है वाइट मैटर। और सेरिब्रम बहुत अधिक कुंडलित है, तो कुंडलित होने के कारण इसमें कहीं उभार जैसी रचना दिखाई दे रही है, कहीं गड्ढे जैसी रचना। उभार जैसी रचना को कहते हैं गायरस, गड्ढे जैसी रचना को बोलते हैं सल्कस। इसके अलावा सेरिब्रम बना है 2 अर्धगोलक से, इधर एक अर्धगोलक है और इधर एक अर्धगोलक है। सेरिब्रम 2 अर्धगोलक से मिलकर के बनता है।
और दोनों अर्धगोलक एक दूसरे से संयोजी ऊतक के द्वारा जुड़े रहते हैं। इस संयोजी ऊतक का नाम है कॉर्पस कैलोसम, जो दोनों अर्धगोलक को जोड़ती है। और दोनों अर्धगोलक में 5-5 पिंड पाए जाते हैं। 1 2 3 4 5। तो दोनों अर्धगोलक में 5-5 पिंड हैं। 5 पिंड का नाम भी दिया गया है। पहला पिंड है फ्रंटल। यह फ्रंटल अस्थि के नीचे पाया जाता है और यह पिंड किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व या लिखावट को नियंत्रित करता है। दूसरा पिंड है पेराइटल। यह पेराइटल बोन के नीचे पाया जाता है। यह स्पर्श पीड़ा दाब का अनुभव कराता है। तीसरा पिंड है अर्धगोलक में लिम्बिक पिंड। यह लिम्बिक बोन के नीचे पाया जाता है और यह हाइपोथैलेमस से जुड़ा रहता है और हाइपोथैलेमस से जुड़ करके विभिन्न तरह के इमोशन यानी गुस्सा ये सबको कंट्रोल करता है। चौथा पिंड है अर्धगोलक में टेम्पोरल पिंड और यह श्रवण के सिग्नल या हियरिंग के सिग्नल को ग्रहण करता है और यह टेम्पोरल अस्थि के नीचे पाया जाता है। और पांचवा पिंड है ऑक्सीपेटल पिंड। यह ऑक्सीपेटल बोन के नीचे पाया जाता है और यह दृश्य या देखने के सिग्नल को ग्रहण करता है। और इस तरह से दोनों अर्धगोलक में 5-5 पिंड हैं। और क्या रचना पाई जाती है, तो देख रहे हैं हम लोग सेरिब्रम के बाहर के भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं और कॉर्टेक्स के अंदर ग्रे मैटर भरा हुआ है। और सेरिब्रम के भीतर के भाग को मेडुला कहते हैं जिसमें वाइट मैटर भरा हुआ है। किंतु कभी कभी कॉर्टेक्स का ग्रे मैटर जो है मेडुला में आ जाता है और एक परत जैसी रचना बनाता है। इस परत जैसी रचना को हम लोग बोलते हैं कॉर्पस स्ट्रेटम। और इस तरह से अग्र मस्तिष्क का हम लोग टेलेनसेफेलॉन में सेरिब्रम की रचना समझ गए। सेरिब्रम का कार्य पूछा जाएगा तो 5 पिंड का कार्य। सेरिब्रम हमारे बुद्धि ज्ञान कल्पना का केंद्र है। यह हमारी ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इसके अलावा हम लोग इसके 5 पिंड का कार्य हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। 5 पिंड में फ्रंटल पिंड व्यक्तित्व या लिखावट को नियंत्रित करता है। पेराइटल पिंड स्पर्श पीड़ा ताप दबाव का अनुभव कराता है। लिम्बिक पिंड यह हाइपोथैलेमस के साथ विभिन्न इमोशन को कंट्रोल करता है। टेम्पोरल पिंड श्रवण या हियरिंग सिग्नल को ग्रहण करता है, सुनने के सिग्नल को ग्रहण करता है। ऑक्सीपेटल पिंड यह दृश्य के सिग्नल को ग्रहण करता है। इसके बाद हम लोग देख लें अग्र मस्तिष्क का दूसरा भाग जिसे हम लोग डायनसेफेलॉन कहते हैं। और यह भाग सेरिब्रम के नीचे पाया जाता है और डायनसेफेलॉन में 4 रचना पाई जाती है। पहला भाग है एपिथैलेमस। एपिथैलेमस के ऊपर वाले भाग को हम लोग पहला भाग है थैलेमस। थैलेमस के ऊपर दूसरा भाग पाया जाता है डायनसेफेलॉन का जिसे एपिथैलेमस कहते हैं। एपी मतलब ऊपर, थैलेमस के ऊपर वाले भाग को एपिथैलेमस कहते हैं। और एपिथैलेमस जुड़ा रहता है पिनियल बॉडी से। और थैलेमस के नीचे जो भाग है उसे हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। और हाइपोथैलेमस जुड़ा हुआ रहता है एक अस्थि के द्वारा पीयूष ग्रंथि से, पिट्यूटरी ग्लैंड से। और इसे हम लोग मास्टर ग्लैंड कहते हैं पीयूष ग्रंथि को, क्योंकि ये शरीर में अन्य अंतःस्रावी ग्रंथि के स्राव को नियंत्रित करती है। तो अब हम लोग एक एक करके देख लेते हैं डायनसेफेलॉन का चारों भाग। थैलेमस, ये बीच वाला भाग है थैलेमस। यह सेरिब्रम के पीछे स्थित है और इसे हम सूचना प्रसारण केंद्र कहते हैं। थैलेमस के ऊपर वाला भाग है एपिथैलेमस। इसमें पीनियल बॉडी पाई जाती है और पीनियल बॉडी से जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है मेलाटोनिन। और इस मेलाटोनिन के कारण यह पीनियल बॉडी हमारे शरीर में जीवन की घड़ी का कार्य करती है, अर्थात हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक को नियंत्रित करती है या सर्केडियन साइकिल को नियंत्रित करती है या 24 घंटे के कार्यों को नियंत्रित करती है। इसके अलावा पीनियल बॉडी से स्रावित जो मेलाटोनिन हार्मोन है यह हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, हमारे शरीर में होने वाले जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, मेलानिन पिगमेंट के निर्माण में सहायता करता है और एंटीऑक्सीडेंट का भी कार्य करता है और शरीर का संतुलन भी बनाता है। अब हम लोग देख लें डायनसेफेलॉन का तीसरा भाग जिसे कहते हैं हाइपोथैलेमस। यह है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, हाइपो मतलब नीचे, थैलेमस
के नीचे के भाग को हम लोग हाइपोथैलेमस कहते हैं। और यह पीयूष ग्रंथि से, ये हाइपोथैलेमस के नीचे पीयूष ग्रंथि, यह पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं, यह शरीर के अन्य अंतःस्रावी ग्रंथि के स्राव को नियंत्रित करती है। तो हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि से जुड़ा हुआ है एक हड्डी के द्वारा, और हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि के स्राव को, पिट्यूटरी ग्रंथि के स्राव को नियंत्रित करता है। इसलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। कैसे नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्रंथि के स्राव को? यह पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि को निर्देश देता है। शरीर में अगर कोई हार्मोन का स्राव कम हो रहा है तो उसके स्राव को बढ़ाने का निर्देश देता है। अगर कोई हार्मोन अधिक हो गया है तो उसके स्राव को कम करने का निर्देश देता है। पीयूष ग्रंथि बहुत ही शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, फिर भी इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इसका वजन होता है 0.5 मिलीग्राम, और मास्टर ग्रंथि है क्योंकि शरीर के अन्य अंतःस्रावी ग्रंथि के स्राव को नियंत्रित करती है, और इसके स्राव को नियंत्रित करती है हाइपोथैलेमस। पीयूष ग्रंथि के दो भाग हैं, दिखाई देते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस यानी अग्र पीयूष ग्रंथि और न्यूरो हाइपोफाइसिस यानी पश्च पीयूष ग्रंथि। एडिनो हाइपोफाइसिस में ही पिट्यूटरी ग्रंथि का मध्य वाला भाग भी है। पिंड बहुत छोटा होता है इसलिए दिखाई नहीं देता। तो हाइपोथैलेमस से पीयूष ग्रंथि के अग्र पिंड में हार्मोन को लाती है हाइपोफेरेंजियल पोर्टल सिस्टम या हाइपोफेरेंजियल पोर्टल तंत्र। हाइपोथैलेमस में मोटर न्यूरॉन पाए जाते हैं जो पीयूष ग्रंथि के अग्र पिंड में हार्मोन का स्राव सीधे नहीं करते हैं, क्योंकि मोटर न्यूरॉन छोटा होता है तो वो रक्त में भेज देता है, और रक्त हाइपोफेरेंजियल पोर्टल तंत्र के द्वारा अपने स्राव को हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड और मध्य पिंड में भेजता है। और हाइपोथैलेमस में और एक मोटर न्यूरॉन है जो पिट्यूटरी ग्रंथि के पश्च पिंड से सीधा जुड़ा रहता है, और जिसके कारण हाइपोथैलेमस पश्च पिट्यूटरी ग्रंथि में एडीएच हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव सीधे करती है। यहाँ पे हाइपोफेरेंजियल पोर्टल तंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती, और हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि को निर्देश देता है, इसलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। अब हम लोग देख लें हाइपोथैलेमस का कार्य क्या है। हाइपोथैलेमस शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। यह शरीर में आयन के संतुलन को भी बनाता है, तथा पीयूष ग्रंथि के स्राव यानी पिट्यूटरी ग्रंथि के स्राव को नियंत्रित करता है, इसलिए इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। यह ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, रक्तचाप को नियंत्रित करता है, जनन संबंधी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, और ताप, जल, निद्रा, भूख, प्यास को भी नियंत्रित करता है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं मस्तिष्क का दूसरा भाग, जिसे हम मध्य मस्तिष्क कहते हैं। यह मध्य मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग है, और यह अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के बीच में स्थित होता है, और यह सबसे छोटा है। इसका निर्माण सिर्फ 4 फूली हुई तंत्रिका से होता है। इस चारों फूली हुई तंत्रिका को हम लोग बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ये कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना जो 4 फूली हुई तंत्रिका है, इसमें से 2 ऊपर में जो फूली हुई तंत्रिका है इसे सुपीरियर कैलिकुली कहते हैं, और यह सुपीरियर कैलिकुली दृष्टि यानी देखने की शक्ति को नियंत्रित करती है। और नीचे जो तो फूली हुई तंत्रिका है मध्य मस्तिष्क में, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना का भाग है, दूसरा भाग, जिसे इंफीरियर कैलिकुली कहते हैं। यह श्रवण शक्ति को नियंत्रित करता है और शरीर का संतुलन बनाता है। इसके बाद हम लोग पश्च मस्तिष्क को देख लें। पश्च मस्तिष्क मध्य मस्तिष्क के पीछे है, ये पूरा पश्च मस्तिष्क है। पश्च मस्तिष्क या हिंड ब्रेन अग्र मस्तिष्क से छोटा होता है किंतु मध्य मस्तिष्क से बड़ा होता है। तो पश्च मस्तिष्क को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है माइलिन सेफेलॉन, जिसमें मेडुला ऑब्लांगेटा पाया जाता है, और दूसरा भाग है मेटासेफेलॉन, मेटा मतलब पीछे। तो पश्च मस्तिष्क में पीछे की तरफ 2 रचना पाई जाती है, जिसे सेरिबेलम और पोन्स कहते हैं। तो इस तरह से पश्च मस्तिष्क में 3 रचना है, सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा। एक एक करके हम लोग देख लें। सेरिबेलम क्या है? यह पश्च मस्तिष्क के मेटासेफेलॉन वाले भाग में है, पाया जाता है, और
इसकी रचना सेरिब्रम से मिलती है, मगर यह सेरिब्रम से छोटा होता है और सेरिबेलम की रचना सेरिब्रम के समान होती है। यह भी 2 अर्धगोलक से मिलकर बना होता है और इसके दोनों अर्धगोलक जिस संयोजी ऊतक से जुड़े रहते हैं इसे वर्मिस कहते हैं। और यह भी सेरिब्रम की तरह कुंडलित रचना है, जिसके कारण इसमें भी उभार और गड्ढे जैसी रचना पाई जाती है। उभार जैसी रचना को गायरस और गड्ढे जैसी रचना को सल्कस कहते हैं। और सेरिबेलम हमारे शरीर का संतुलन बनाती है। सेरिबेलम का कार्य क्या है? तो ये शरीर का संतुलन बनाती है और शरीर में जितनी भी मांसपेशी है उसके संकुचन और प्रसारण को नियंत्रित करती है। पश्च मस्तिष्क के मेटासेफेलॉन में और एक रचना है जिसे हम लोग पोन्स कहते हैं। यह मध्य मस्तिष्क से जुड़ी हुई शंकुआकार रचना है और यह शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ने का कार्य करती है। कैसे जोड़ने का कार्य करती है? तो शरीर की सभी तंत्रिकाएं मस्तिष्क में पोन्स के द्वारा ही जाती है। पोन्स के नीचे पाया जाता है पश्च मस्तिष्क का भाग, जिसे मेडुला ऑब्लांगेटा कहते हैं। यह शंकुआकार रचना है जिसका शीर्ष भाग पोन्स से जुड़ा हुआ है और पिछला भाग रीढ़ रज्जु से एक छिद्रयुक्त रचना से जुड़ा हुआ है और इस छिद्रयुक्त रचना को फोरामेन मैग्नम कहते हैं, जो मेडुला ऑब्लांगेटा को रीढ़ रज्जु से जोड़ती है। रीढ़ रज्जु के दोनों तरफ कशेरुक या वर्टिब्रा पाया जाता है और वर्टिब्रा की संख्या 31 जोड़ी होती है स्पाइनल कॉर्ड में और हर वर्टिब्रा से एक एक जोड़ी स्पाइनल तंत्रिका या मेरु तंत्रिका निकलती है। मेडुला ऑब्लांगेटा का कार्य क्या है? मेडुला ऑब्लांगेटा यह शरीर में लार, पसीना और गैस्ट्रिक रस के स्राव को नियंत्रित करती है। इसके अलावा श्वसन और हृदय की धड़कन को भी नियंत्रित करती है। भोजन चबाने और निगलने में भी सहायता करती है। तो इस तरह से हम लोग मस्तिष्क की पूरी रचना को डिटेल में पढ़े, उसके विभिन्न भाग और उसका कार्य। इसके अलावा हम ड्राइंग में मस्तिष्क का आवरण भी दिखाएं जिसे हम लोग मेनिंजेस कहते हैं। मेनिंजेस 3 आवरण से बना हुआ है। सबसे बाहरी करा आवरण को हम लोग बोलते हैं ड्यूरामेटर, जो मस्तिष्क को एक निश्चित आकार देती है और मस्तिष्क को बाहरी आघातों से बचाती है। सबसे भीतर जो पतला आवरण है जिसे हम लोग बोलते हैं पायामेटर और बीच वाले आवरण को बोलते हैं आर्केनॉइड मेटर। पायामेटर और आर्केनॉइड मेटर के बीच में जो खाली जगह है इसको हम लोग बोलते हैं सब आर्केनॉइड स्थान और यह सब आर्केनॉइड स्थान में CSF या सेरिब्रोस्पाइनल द्रव भरा रहता है, जो गद्दे की तरह कार्य करता है और मस्तिष्क को बाहरी आघातों से बचाता है। तो इस तरह से मस्तिष्क को बाहरी आघातों से बचाता है ब्रेन बॉक्स या क्रेनियम। इसके अलावा मेनिंजेस आवरण और CSF द्रव और मस्तिष्क की हम लोग भीतरी रचना, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क को समझाए। होप समझ में आ जाएगा। अब हम लोग देख लें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का दूसरा भाग। अच्छा, दूसरा भाग देखने से पहले यहाँ पर सेरिब्रम का दोनों अर्धगोलक का चित्र बनाई हूँ। दोनों अर्धगोलक हैं। दोनों अर्धगोलक में 5-5 पिंड हैं और दोनों अर्धगोलक एक दूसरे से संयोजी ऊतक के द्वारा जुड़े हुए हैं जिसे कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। यहाँ पे सेरिब्रम का बाहरी भाग कॉर्टेक्स है जिसमें ग्रे मैटर है। ये सेरिब्रम का पूरा भीतरी भाग जिसे मेडुला कहते हैं। सेरिब्रम कुंडलित अवस्था में है जिसके कारण इसमें उभार या गड्ढे जैसी रचना है। उभार जैसी रचना को गायरस कहते हैं, गड्ढे जैसी रचना को सल्कस कहते हैं। और प्रत्येक अर्धगोलक में 5-5 पिंड है। फ्रंटल पिंड, पैराइटल पिंड, लिम्बिक पिंड, टेम्पोरल पिंड, ऑक्सीपिटल पिंड। फ्रंटल पिंड फ्रंटल बोन के नीचे है जो व्यक्तित्व या लिखावट को नियंत्रित करता है। पैराइटल पिंड पैराइटल बोन के नीचे है, स्पर्श पीड़ा ताप दबाव का अनुभव कराता है। लिम्बिक पिंड लिम्बिक बोन के नीचे है, यह हाइपोथैलेमस के साथ जोड़ करके इमोशन को कंट्रोल करता है। टेम्पोरल पिंड टेम्पोरल बोन के नीचे है जो श्रवण या सुनने के सिग्नल को ग्रहण करता है। ऑक्सीपिटल पिंड ऑक्सीपिटल बोन के नीचे है जो दृश्य देखने के सिग्नल को ग्रहण करता है। इसके अलावा कॉर्पस स्ट्रेटम भी दिखाया गया है। कभी कभी सेरिब्रम के कॉर्टेक्स का ग्रे मैटर मेडुला के अंदर आ जाता है और एक परत या स्ट्रेटम का निर्माण करता है जिसे कॉर्पस स्ट्रेटम कहते हैं। तो इस तरह से सेरिब्रम की रचना को समझाइए और 5 पिंड के द्वारा उसका कार्य। इसके अलावा सेरिब्रम हमारी बुद्धि, कल्पना, ज्ञान का भी केंद्र है, इच्छा कार्यों को भी नियंत्रित करता है। और एक चीज़ यहाँ पर देख लो, यह मस्तिष्क का चित्र मैंने बनाया था और ये अपलोड करके डाली हूँ। इस अपलोडेड चित्र में भी मस्तिष्क के 3 भाग दिखाई दे रहे हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है सेरिब्रम
और सेरिब्रम 2 अर्धगोलक से मिलकर के बनता है। दोनों अर्धगोलक जिस संयोजी ऊतक से जुड़े रहते हैं इसका नाम है कॉर्पस कैलोसम। इसके बाद अग्र मस्तिष्क का दूसरा भाग है थैलेमस। ये ब्राउन कलर की रचना है थैलेमस। थैलेमस में यहाँ 2 भाग दिखाया गया है, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस। हाइपोथैलेमस के नीचे ये पिट्यूटरी ग्लैंड है और ये जो है वेंट्रिकल या निलय मतलब खाली जगह जो ब्रेन में पाई जाती है जिसमें CSF भरा रहता है बताई थी। और ये ब्रेन का फर्स्ट भाग है हिंड ब्रेन, सेरेबेलम, ये है पोन्स और ये है मेडुला ऑब्लंगेटा। तो इतना बताने के बाद ब्रेन का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्पाइनल कॉर्ड की रचना समझने से पहले हम लोग देख लें मस्तिष्क प्रकोष्ठ या निलय या ब्रेन वेंट्रिकल क्या है। तो ब्रेन वेंट्रिकल या निलय ब्रेन में जो खाली जगह पाया जाता है जहाँ पर कोई अंग नहीं पाए जाते हैं उस खाली जगह को ब्रेन का प्रकोष्ठ या वेंट्रिकल या निलय कहते हैं। तो ब्रेन में कुल वेंट्रिकल या निलय की संख्या 4 होती है। चारों निलय कहाँ कहाँ पर है? तो पहला और दूसरा निलय सेरिब्रम बताए 2 अर्धगोलक से मिलकर के बना होता है। तो पहला निलय है सेरिब्रम के पहले अर्धगोलक में, दूसरा निलय है सेरिब्रम के दूसरे अर्धगोलक में, तीसरा निलय है अग्र मस्तिष्क के नीचे और चौथा निलय है रीढ़ रज्जु के शीर्ष पर जहाँ रीढ़ रज्जु शुरू हो रहा है। प्रथम निलय और द्वितीय निलय जो सेरिब्रम के दोनों अर्धगोलक में है इन्हें पार्श्व निलय या लेटरल वेंट्रिकल कहते हैं और हर निलय एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। प्रथम और द्वितीय निलय तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा दूसरा निलय जो दूसरे सेरिब्रम के अर्धगोलक में है वो तीसरे निलय जो अग्र मस्तिष्क के नीचे है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं मोनरो छिद्र के द्वारा। इसके अलावा तृतीय निलय जो अग्र मस्तिष्क के नीचे है और चौथा निलय जो रीढ़ रज्जु के शीर्ष पर है, ये दोनों भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं एक नली के द्वारा जिसे एक्विडक्ट ऑफ सेल्वियस कहते हैं। और चतुर्थ निलय जुड़ा हुआ है रीढ़ रज्जु के केंद्रीय नाल से जिसमें CSF द्रव भरा रहता है। अब हम लोग देख लें रीढ़ रज्जु या स्पाइनल कॉर्ड की रचना। तो रीढ़ रज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निचला खोखली नली के समान रचना को हम लोग बोलते हैं रीढ़ रज्जु। और रीढ़ रज्जु कहाँ स्थित है, इसकी पोजीशन क्या है? तो इसका पहला भाग ब्रेन के मेडुला ऑब्लंगेटा से जुड़ा रहता है फोरामेन मैग्नम छिद्र के द्वारा और इसका अंतिम भाग जुड़ा रहता है दूसरे कटिकसुरिक या सेकेंड लुम्बर वर्टिब्रा से और इसका वाही आकार हम लोग देख लें तो रीढ़ रज्जु के मध्य में खोखली नली के समान रचना होती है जिसे न्यूरो कैनाल या सेंट्रल कैनाल कहते हैं और इसके दोनों तरफ 31 जोड़ी वर्टिब्रा या कशेरुक पाए जाते हैं। इस 31 जोड़ी में से 9 जोड़ी सर्वाइकल वर्टिब्रा होते हैं जो ब्रेन से जुड़ी रहती है, 5 जोड़ी थोरेसिक वर्टिब्रा होती है जो थोरेक्स या बक्स से जुड़ी रहती है, फिर 5 जोड़ी लंबर वर्टिब्रा होती है जो वेस्ट या कमर से जुड़ी हुई है, फिर 5 जोड़ी सैक्रल वर्टिब्रा है जो हिप से जुड़ी रहती है और 7 जोड़ी कॉक्सिक या टेल जैसी रचना से जुड़ी हुई वर्टिब्रा है और हर वर्टिब्रा से एक जोड़ी तंत्रिका निकलती है जिसे स्पाइनल तंत्रिका या मेरु तंत्रिका कहते हैं और 31 जोड़ी वर्टिब्रा होने के कारण स्पाइनल तंत्रिका या मेरु तंत्रिका की संख्या भी 31 जोड़ी होती है। और स्पाइनल कॉर्ड का या रीढ़ रज्जु का निचला सिरा शंक्वाकार होता है जिसे कोनस मेडुलरिस कहते हैं और इससे भी अंत में तंतु जैसी रचना निकलती है जिसे फाइलम टर्मिनेली कहते हैं। और जो खोखली नली के समान रचना है बीच में रीढ़ रज्जु के जिसे न्यूरो कैनाल या सेंट्रल कैनाल कहते हैं जिसमें सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा रहता है। इसके अलावा सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड पाया जाता है इसके मेनिंजेस आवरण में। ब्रेन की तरह रीढ़ रज्जु भी मेनिंजेस आवरण से ढका हुआ है और इसका भी मेनिंजेस आवरण 3 लेयर से बना हुआ है, डूरामेटर, बाहरी कड़ा आवरण, भीतरी सबसे पतला आवरण है पायामेटर और भीतरी और बाहरी आवरण के बीच में एक और आवरण पाया जाता है जिसे मध्य आवरण या आर्केनॉइड आवरण कहते हैं। तो मध्य आवरण आर्केनॉइड और पायामेटर के बीच के स्थान को सब आर्केनॉइड स्थान कहते हैं और इसमें भी सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा रहता है। अब हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड देख लें। रीढ़ रज्जु की आंतरिक रचना,
यह रीढ़ रज्जु की आंतरिक रचना का चित्र है। इसके बीच में न्यूरो कैनाल या सेंट्रल कैनाल है, जिसके अंदर CSF या सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा रहता है। इसके बाद और ये न्यूरो कैनाल एच आकृति का मेडुला, जिसमें ग्रे मैटर भरा रहता है, उससे घिरा हुआ है। रीढ़ रज्जु मध्य में ऊपर अग्रभाग और पश्च भाग से बीच में धंसा हुआ रहता है, जिससे रीढ़ रज्जु दो बराबर भागों में बंट जाती है। अग्रभाग में जो धंसा हुआ भाग है उसे हम अग्र मध्य खांच या एंटीरियर मीडियन फीसर कहते हैं, और पश्च भाग में जो धंसान है जिसे पश्च मध्य खांच या पोस्टीरियर मीडियन फीसर कहते हैं। और रीढ़ रज्जु में अधर भाग में वेंट्रल रूट या अधर मूल पाई जाती है, और यह अधर मूल जुड़ी रहती है वेंट्रल हॉर्न या अधर श्रृंग से, और इस वेंट्रल मूल और वेंट्रल हॉर्न से निकलती है चालक तंत्रिका, जो प्रभावी अंग या इफेक्टर ऑर्गन से जुड़ी रहती है। इसके अलावा पृष्ठ भाग में डॉर्सल रूट या पृष्ठ मूल या अधर मूल पाए जाते हैं, और वो जुड़ा रहता है डॉर्सल हॉर्न या अधर श्रृंग से, और डॉर्सल रूट अधर मूल या और अधर श्रृंग से जुड़ी रहती है संवेदी न्यूरॉन या सेंसरी न्यूरॉन, और ये संवेदी न्यूरॉन जुड़ी रहती है संवेदी अंग से। संवेदी अंग से संवेदी न्यूरॉन रीढ़ रज्जु के ग्रे मैटर में जाती है। रीढ़ रज्जु के दो भाग हैं। भीतरी भाग को हम लोग बोलते हैं मेडुला, जिसके अंदर भरा रहता है ग्रे मैटर, ब्रेन से उल्टा इसमें मेडुला में ग्रे मैटर है, और रीढ़ रज्जु के बाहरी भाग को हम लोग बोलते हैं कॉर्टेक्स, इसके अंदर वाइट मैटर भरा रहता है। तो रीढ़ रज्जु की आंतरिक रचना देखने के बाद हम लोग देख लें रीढ़ रज्जु के क्या कार्य हैं, फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो यह हमारे शरीर में जैसे ब्रेन इच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, यह हमारे शरीर में होने वाली अनैच्छिक क्रिया, मतलब जिसमें सोचने और समझने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इस अनैच्छिक क्रिया को हम लोग प्रतिवर्ती क्रिया या प्रतिक्षेप क्रिया भी कहते हैं। तो इसका नियंत्रण रीढ़ रज्जु के द्वारा होता है, और ये विभिन्न अंगों को जोड़कर रखने का कार्य करती है। यह अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करती है जिसमें सोचने समझने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिसके कारण मस्तिष्क का कार्यभार भी ये कम करती है, और यह संवेदना को संवेदी अंग से मस्तिष्क में ले जाती है और मस्तिष्क से उत्पन्न आदेश को वापस प्रभावी अंगों में लाती है। ये अपलोडेड चित्र है न्यूरो कैनाल, ये मेडुला एच सेट जिसमें ग्रे मैटर भरा हुआ है, कॉर्टेक्स बाहरी भाग स्पाइनल कॉर्ड का जिसमें वाइट मैटर भरा हुआ है, और रीढ़ रज्जु अग्रभाग से और पश्च भाग से मध्य में धंसा हुआ रहता है, जिसके कारण रीढ़ रज्जु दो बराबर भागों में बंट जाता है। इन्हें क्रमशः एंटीरियर मीडियन फीसर और पोस्टीरियर मीडियन फीसर कहते हैं, अग्र मध्य खांच और पश्चिम मध्य खांच। इसके बाद इसमें पाया जाता है वेंट्रल रूट और वेंट्रल हॉर्न, जिससे चालक न्यूरॉन जुड़ा रहता है, और पृष्ठ भाग में पाया जाता है अधर मूल और अधर हॉर्न, जिससे संवेदी न्यूरॉन रीढ़ रज्जु के ग्रे मैटर में प्रवेश करता है। तो यह है रीढ़ रज्जु की आंतरिक रचना, और यहाँ से कार्य सुनने के बाद देखने के बाद समझ में आ जाएगा, और तो क्लास में कराई भी थी, एक बार रिवीजन हो जाएगा। अब हम लोग देख लें रिफ्लेक्स एक्शन या रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क बाद में समझेंगे, पहले रिफ्लेक्स एक्शन यानी अनैच्छिक क्रिया या प्रतिक्षेप क्रिया या प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शन यानी प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिक्षेप क्रिया या अनैच्छिक क्रिया क्या है। तो जब भी सजीवों के शरीर के बाहरी वातावरण या आंतरिक वातावरण में जब भी अचानक परिवर्तन होता है, तो सजीव के शरीर में भी स्वतः अचानक अनैच्छिक क्रिया हो जाती है। तो बाह्य वातावरण या आंतरिक वातावरण के प्रभाव से सजीवों में होने वाली स्वतः अचानक अनैच्छिक क्रिया को हम लोग प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं, और प्रतिवर्ती क्रिया में सोचने और समझने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए इसका नियंत्रण रीढ़ रज्जु या स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा होता है। कुछ प्रतिवर्ती क्रिया या रिफ्लेक्स एक्शन का उदाहरण, गर्म वस्तु के छूते ही हाथ का हट जाना, पैर में कांटा लगने से ही पैर का ऊपर उठ जाना, जन्म के साथ बच्चे का माँ का दूध पीना,
आँख पर तीव्र प्रकाश पड़ते ही आँख का बंद हो जाना, खांसना, छींकना, ये सब कुछ प्रतिवर्ती क्रियाओं का उदाहरण है। अब हम लोग देख लें टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन या प्रतिवर्ती क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो प्रतिवर्ती क्रिया को दो भागों में बांटा गया है। एक है सिंपल, अनकंडीशनल और इनबॉर्न रिफ्लेक्स एक्शन, यानी सिंपल यानी सरल, अनकंडीशनल मतलब शर्त विहीन, और जन्मजात प्रतिवर्ती क्रिया, इनबॉर्न मतलब होता है जन्मजात। तो सरल मतलब वह प्रतिवर्ती क्रिया जो सरल होती है, जिसमें सोचने और समझने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जन्मजात या इनबॉर्न होती है अर्थात अनुवांशिक होती है, और यह शर्तों पर आश्रित नहीं होती, इसलिए इसे अनकंडीशनल या शर्तविहीन प्रतिवर्ती क्रिया भी कहते हैं। सोचने समझने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए इसे सरल प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं, और यह जन्मजात होती है, अनुवांशिक होती है। और सोचने समझने की आवश्यकता नहीं होती तो सरल प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण रीढ़ रज्जु के द्वारा होता है। कुछ सरल प्रतिवर्ती क्रियाओं का उदाहरण जैसे हृदय का धड़कना, खांसना, छींकना, कांटा चुभने पर पैर का स्वतः उठ जाना, जन्म के साथ बच्चे का माँ का दूध पीना। दूसरा टाइप ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन है कम्प्लेक्स और कंडीशनल और एक्वायर्ड रिफ्लेक्स एक्शन। कम्प्लेक्स मतलब जटिल, कंडीशनल मतलब शर्तयुक्त, और एक्वायर्ड मतलब उपार्जित प्रतिवर्ती क्रिया। जटिल प्रतिवर्ती क्रिया है क्योंकि इस प्रतिवर्ती क्रिया में सोचने और समझने की आवश्यकता पड़ती है। शर्तयुक्त प्रतिवर्ती क्रिया इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि यह प्रतिवर्ती क्रिया जो है शर्तों पर आश्रित होती है। और इसे उपार्जित प्रतिवर्ती क्रिया भी कहते हैं क्योंकि इसे जन्म के बाद निरंतर अभ्यास से सीखा जाता है। और चूँकि इसमें सोचने और समझने की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए जटिल प्रतिवर्ती क्रिया या शर्तयुक्त या उपार्जित प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण मस्तिष्क के द्वारा होता है। जैसे भोजन को देखकर मुंह में लार आ जाना, साइकिल चलाना, प्रचलन करना सीखना, टाइप करना सीखना, तैरना सीखना, ये सब जटिल प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन के लिए या जटिल प्रतिवर्ती क्रिया को दिखाने के लिए एक्सपेरिमेंट किए थे पावलोव ने कुत्तों के ऊपर। कुत्ते को घंटी बजाने के साथ खाना देना, पहले तो घंटी बजाने के साथ खाना देने पर कुत्ते के मुंह में सलाइवा या लार नहीं बनता था, किंतु जब कुत्ते ने वॉच किया कि घंटी बजने के साथ ही उसका खाना मिलने वाला है, तो घंटी बजने के बाद भी खाना नहीं देने पर उसके मुंह में सलाइवा का सिक्रेशन शुरू हो जाता था। तो ये उपार्जित प्रतिवर्ती क्रिया निरंतर अभ्यास से कुत्ते में सलाइवा का सिक्रेशन भोजन और घंटी मिलने पर, घंटी की आवाज़ पर, ये कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन के ऊपर प्रयोग पावलोव का। इसके बाद हम लोग देख लें मैकेनिज्म ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन या प्रतिक्षेप या प्रतिवर्ती क्रिया की क्रियाविधि कैसे पूरी होती है। तो प्रतिक्षेप क्रिया या प्रतिवर्ती क्रिया पूरी होने में बहुत कम समय लगता है। इसमें तंत्रिका आवेग की गति 100 मीटर प्रति सेकेंड से होती है। सबसे पहले संवेदना जो है, संवेदी अंग या ज्ञानेंद्रिय या ग्राहक कोशिका जो वायुमंडल से संवेदना को ग्रहण करती है, उद्दीपन को ग्रहण करती है। जैसे पैर में कांटा चुभा तो कांटा चुभने की संवेदना कौन सी संवेदी अंग ग्रहण करती है? त्वचा। और ये त्वचा जो है उस संवेदना को संवेदी न्यूरॉन, क्योंकि त्वचा से जुड़ी हुई है संवेदी न्यूरॉन, जितनी भी ज्ञानेंद्रियां हैं सबसे संवेदी न्यूरॉन जुड़ा रहता है, तो वो संवेदना को संवेदी अंग से ले जा रहा है रीढ़ रज्जु के ग्रे मैटर में पहुंचाता है, और ग्रे मैटर में आदेश उत्पन्न होता है, और यह आदेश रीढ़ रज्जु के ग्रे मैटर से चालक न्यूरॉन प्रभावी अंग ये फैक्टर ऑर्गन में ले आती है, जैसे मसल्स और ग्लैंड में, और इस तरह से पैर ऊपर उठ जाता है। और रिफ्लेक्स एक्शन की क्रियाविधि दोनों तरफ से हो सकती है, अर्थात प्रतिवर्ती चाप दोनों तरफ बन सकता है। तो हम लोग देख लें प्रतिवर्ती चाप, रिफ्लेक्स आर्क या प्रतिक्षेप चाप क्या है। तो संवेदना संवेदी अंगों से जा रही है रीढ़ रज्जु के ग्रे मैटर में, और ग्रे मैटर से उत्पन्न आदेश आ रहा है प्रभावी अंग मसल्स और ग्लैंड में। तो संवेदना और आदेश के आवागमन का मार्ग एक चाप की जैसी रचना बनाता है, जिसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। ये जो चाप बन रहा है, संवेदना आ रही है संवेदी अंग से ग्रे मैटर में, तो संवेदना के आने का मार्ग और आदेश के आने का मार्ग दोनों मिलकर के एक चाप का निर्माण करती है, जिसे प्रतिवर्ती चाप या रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। संवेदना और आदेश के आवागमन के मार्ग को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। प्रतिवर्ती चाप इधर भी बन सकता है, यहाँ भी
डॉर्सल रूट और डॉर्सल हॉर्न है, जिससे संवेदी न्यूरॉन ग्रे मैटर के अंदर प्रवेश कर रहा है, और वेंट्रल रूट और वेंट्रल हॉर्न से मोटर न्यूरॉन निकल रहा है जो प्रभावी अंगों से जुड़ा हुआ है। तो संवेदना संवेदी अंग से सेंसरी न्यूरॉन लेकर के ग्रे मैटर में आ रही है, और ग्रे मैटर से उत्पन्न आदेश मोटर न्यूरॉन प्रभावी अंगों में लेके जा रही है। तो प्रतिवर्ती चाप रीढ़ रज्जु के दोनों तरफ बन सकता है संवेदना और आदेश का आवागमन का मार्ग, जिसे हम लोग प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। अब हम लोग देख लें कंपोनेंट ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क में क्या क्या कंपोनेंट हैं, प्रतिवर्ती चाप किस किस चीज़ से बना है। तो पहला अवयव है ग्राहक या रिसेप्टर। तो जितने भी संवेदी अंग हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, जैसे आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, जो विभिन्न तरह की संवेदना को ग्रहण करती हैं, ऐसे अंगों को हम लोग रिसेप्टर या ग्राहक कहते हैं। तो ये रिफ्लेक्स आर्क का पहला कंपोनेंट या अवयव है। दूसरा कंपोनेंट है संवेदी या सेंसरी न्यूरॉन। यह न्यूरॉन संवेदी अंग से जुड़ा रहता है, और संवेदी अंग जो संवेदना को ग्रहण करती है, संवेदी न्यूरॉन उस संवेदना को रीढ़ रज्जु के ग्रे मैटर में लेकर के आता है। ग्रे मैटर क्या है, तीसरा कंपोनेंट है रिफ्लेक्स आर्क का। यहाँ पर आदेश उत्पन्न होता है, और यह आदेश फिर ग्रे मैटर से चालक न्यूरॉन प्रभावी अंगों में ले जाती है। तो चौथा अवयव है चालक या मोटर न्यूरॉन, और पांचवा अवयव है प्रभावी अंग या इफेक्टर ऑर्गन, जैसे मसल और ग्रंथि, जिस पर उद्दीपन का प्रभाव पड़ता है। और इस चैप्टर में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं इस टॉपिक में, जिसे समझना या सीखना ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है। जैसे विद्युत परिवहन की गति है 1,50,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड, तो तंत्रिका आवेग की गति है 100 मीटर प्रति सेकेंड। उत्तेजक क्रिया के विरुद्ध शरीर को तैयार करता है सिंपैथेटिक नर्व, और उत्तेजना के बाद शरीर को सामान्य स्थिति में लाता है पैरासिम्पैथेटिक नर्व। तो इस तरह से आज चैप्टर में हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, रिफ्लेक्स एक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क, कंपोनेंट ऑफ रिफ्लेक्स आर्क की परिभाषा सीखने की कोशिश किए। होप सुनने से समझ में आ जाएगा आप सबको। थैंक यू।